पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 37 37वीं किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब व सुखन की इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफिल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफिल में आज भी बात जारी रहेगी उर्दू ज़बान की तरक्की पे। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में, फिर एक छोटा सा किस्सा, उसके बाद एक लतीफ़ा और आखिर में एक यादगार शायरी के बाद मौके पे शेर। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। आज हम फिर बात जारी रखेंगे उर्दू ज़बान की तरक्की पे। अब पिछली किस्त से आगे शम्सुल उलेमा मौलाना आज़ाद ने बाद के दिल्ली के तमाम शायरों को उनके ज़माने या दूसरी ख़ासियतों का ख्याल किए बिना एक जगह जमा करके और ज़माने की तनाबें खींच कर पाँचवां दौर बना दिया। लेकिन ये नाइंसाफ़ी थी। असली पाँचवां दौर सिर्फ नासिख और आतिश का था, जिसमें ज़बान ने नया रूप अख्तियार किया और बहुत से पुराने मुहावरे निकाल दिए गए, नई बंदिशें पैदा हुईं और उस ज़ुबान की बुनियाद पड़ी जो दिल्ली और लखनऊ के बाद के शायरों में बराबर मशहूर हुई और करीब करीब वो ज़बान बन गई जो अब हिंदुस्तान में मकबूलियत से कायम है। और यही वो ज़माना था जब शायरी की सल्तनत में पहले पहल लखनऊ का सिक्का जारी हुआ। इसके बाद छठा दौर वो था जब लखनऊ में वज़ीर, जिया, रिंद, गोया, रश्क, नसीम, दहलवी, असीर, मसनवी, नवीस, नवाब मिर्ज़ा शौक और पंडित दयाशंकर नसीम की शायरी की धूम थी। और दिल्ली में मोमिन, ज़ौक़ और गालिब अपना शायराना कलाम सुना रहे थे। उस दौर का सच ये है कि ज़बान की ख़यालों की नज़र से बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। इसके बाद सातवां दौर अमीर, दाग, मुनीर, तस्लीम, मजरूह, जलाल, लताफ़त, अफजल और हकीम वगैरह का था। इन आखिरी दौरों पर उड़ती हुई नज़र डालने से साफ नज़र आ जाता है कि ज़बान की खूबी और शायरी ने लखनऊ में कैसी मजबूत जगह पकड़ी। चंद ही रोज़ में शेर कहना लखनऊ में एक फ़ैशन बन गया और शायरों की यहाँ ऐसी भरमार हो गई कि शायद कहीं किसी ज़ुबान की न हुई होगी। औरतों तक में शेर व शायरी का चर्चा होता और जाहिलों के कलाम में भी शायराना ख्याल, उपमाओं और अलंकारों की झलक नज़र आने लगी। बात अभी और भी है, मगर बात जारी रहेगी अगले एपिसोड में। तो उर्दू के बारे में आज इतना ही, आगे मगर बातें होती रहेंगी, जिक्र होता रहेगा। पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम आज बात करेंगे उर्दू के एक अजीम शायर के बारे में। आज के शायर हैं आबरू शाह मुबारक। 1685 में
ग्वालियर में पैदा हुए आबरू शाह मुबारक का असल नाम नज़मुद्दीन शाह मुबारक था। वो रेख्ते में शुमाली हिंद के पहले साहिब दीवान शायर थे। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी को रिवाज देने में आबरू को अव्वल दर्जा हासिल है। आबरू की ज़िंदगी के हालात के बारे में तफसील मालूमात हासिल नहीं है। बस इतना मालूम है कि वो मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग मोहम्मद गौस ग्वालियरी के पोते थे और इस वास्ते से मशहूर फ़ारसी के जानकार और आलिम खान आरजू के शागिर्द थे। आबरू हुस्न परस्त और आशिक मिजाज थे। सैयद शाह कमाल के बेर मियाँ मक्खन पाकबाज पर खास नज़र थी। दीवान आबरू में उनके हवाले से कई शेर मिलते हैं, जैसे मक्खन मियाँ गज़ब हैं फ़कीरों के हाल पर, आता है उनको जोश जमाली कमाल पर। अपने लतीफ़े बाजी के लिए मशहूर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में यहाँ तक लिख दिया कि इन यानी आबरू के शेर जब तक मक्खन मियाँ पाकबाज के कलाम से न चुपड़ जाएं, मज़ा न देंगे। रक़्स और मौसीक़ी से आबरू को ख़ास लगाव था। सदारंग दरबार शाही के ख़ास बीन नवाज थे, जिससे आबरू को दिली ताल्लुक़ था। सदारंग कुछ अरसा के लिए आगरा चले गए तो आबरू ने कहा, भूलोगे तुम अगर जो सदा रंग जी हमें, तो नाव बीन बीन के तुमको धरेंगे हम। आबरू की सारी शख्सियत और कलाम मोहम्मद शाही दौर की सरमस्ती में डूबा हुआ है। आबरू ने सिर्फ 50 बरस की उम्र पाई। मुसफ़ी के मुताबिक 1733 में घोड़े के लात मार देने से वो इंतकाल फरमा गए। रेख्ते में फ़ारसी लफ्ज़ और फ़ैल के इस्तेमाल को बुरा जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि जो लावे रेख्ता में फ़ारसी के फ़ैल व हर्फ, लगव हैंगे फ़ैल उसके रेख्ता में हर्फ है। और अब वक्त है एक किस्से का। एक बार की बात है कि उमर उल ऐस का एक ग़ुलाम भाग गया। एक आदमी उसके पीछे भेजा गया। वो उसे पकड़ कर ले आया। वज़ीर उस ग़ुलाम का दुश्मन था, इसलिए उसने हुक्म दिया कि उसका सर कलम कर दिया जाए, ताकि दूसरे ग़ुलामों को भी सबक मिले कि भागने का क्या नतीजा होता है। ग़ुलाम उमर उल ऐस के सामने ज़मीन पर लेट गया और बोला, जहाँ पनाह, आपके हुक्म से मेरी जो गद बनाई जाए, ये कानून की नज़र में ठीक होगी। मालिक के सामने ग़ुलाम की बिसाती क्या है। पर यह देखते हुए कि मैं आपके घर के ऐशो आराम में पला और बड़ा हुआ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन आप पर मेरे खून का इल्ज़ाम लगाया जाए। अगर आपका इरादा ग़ुलाम को मार डालने का ही है, तो ये काम भी आप कानून के तहत ही कीजिए, जिससे क़यामत के दिन आपको तकलीफ़ न उठानी पड़े। उमर ने पूछा, तो ये काम कैसे किया जाए? ग़ुलाम ने कहा, आप मुझे इस बात की इजाज़त दे दीजिए कि मैं वज़ीर को कत्ल कर दूं, और तब इसके बदले में आप मुझे कत्ल कर देने का हुक्म दे सकते हैं। तभी आपका मुझे मारना बिल्कुल हक भी होगा। उमर हंस पड़ा और उसने वज़ीर से पूछा कि उसकी इस बारे में क्या राय है। वज़ीर बोला, शहनशाह, अपने मरहूम वालिद के मकबरे के लिए इस बदमाश को छोड़ दीजिए, ताकि मैं भी मुसीबत से बच सकूं। जुर्म मैंने किया है, क्योंकि मैंने सयानों के लफ्ज़ों को भुला दिया, जो कहते हैं कि अगर तुम किसी ऐसे आदमी के साथ लड़ोगे जो तुम पर ढेले फेंकता है, तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुम अपना ही सर फोड़ोगे। अपने दुश्मन पर तीर चलाते वक्त तुम्हें खुद उसके निशाने की पहुंच से बाहर ही रहना चाहिए। बात समझ में आई? ऐसा ही एक और किस्सा है, मगर वो किस्सा फिर कभी।
اب ایک لطیفہ سنیے۔ مالک رام پہلی دفعہ جوش ملیح آبادی صاحب سے ملنے گئے تو جاڑوں کا موسم تھا۔ شام کے تقریباً 6 بجے تھے۔ اتنے میں قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آئی تو جوش صاحب نے اپنے بیٹے سجاد کو آواز دی کہ بیٹے میرا مصلی لانا۔ ملک رام صاحب حیران ہوئے کہ جوش صاحب اور نماز۔ اتنے میں سجاد ایک بڑے ٹرے میں شراب کی بوتل، 2 گلاس برف اور پانی لے آیا۔ جوش صاحب نے مالک رام کو پیگ پیش کیا اور انہوں نے معذرت کی کہ میں شراب نہیں پیتا۔ اس پر جوش صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا پیتے ہیں؟ اس پر ملک رام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی نعمت پانی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور جوش صاحب سے پوچھا کہ آپ پانی کا کیا کرتے ہیں؟ تو جوش نے فرمایا کہ پانی سے ہم تو صرف استنجا کرتے ہیں۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں انعام اللہ خان یقین۔ ان کی ایک غزل پیش ہے، ملاحظہ ہو۔ گئے سب بھول شکوے دیکھ روئے یار کیا کہیے، گئے سب بھول شکوے دیکھ روئے یار کیا کہیے، زباں حیرت سے میری ہو گئی بیکار کیا کہیے، تبسم میں جو اس کا منہ کھلا دل بند گیا وہی، تبسم میں جو اس کا منہ کھلا دل بند گیا وہی، میرا دل لے گیا ہنستے ہی ہنستے یار کیا کہیے، اگر اس کی جگہ پہلو میں ہوتا خار بہتر تھا، اگر اس کی جگہ پہلو میں ہوتا خار بہتر تھا، بہت دیتا ہے میرا دل مجھے آزار کیا کہیے، جلا کر آشیاں اس فصل گل میں باغباں میرا، جلا کر آشیاں اس فصل گل میں باغباں میرا، جہنم تو نے مجھ پر کر دیا گلزار کیا کہیے، یقین کے واقعے کی سن خبر وہ بدگماں بولا، یقین کے واقعے کی سن خبر وہ بدگماں بولا، یہ دیوانہ تو کچھ ایسا نہ تھا بیمار کیا کہیے، یہ دیوانہ تو کچھ ایسا نہ تھا بیمار کیا کہیے، کیا کہیے صاحب کیا کہیے۔ بڑی خوب غزل ہے۔ موقع پہ شعر۔ آج کا موقع ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے آپ کی تعریف، اب کیا کہیں۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ سامعین، اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔